हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं लेकर आ गया हूं इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टॉप न्यूज, यानी वो सारी घटनाएं जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज है वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को लेकर है, यानी केंद्र सरकार ने, पहली न्यूज देख लेते हैं। न्यूज ये है कि केंद्र सरकार ने लगभग 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, जिसमें से चेस्टन कोल्ड और फोरासेट जैसी लोकप्रिय दवाएं भी शामिल हैं, जिनका उपयोग सर्दी, जुकाम, बुखार और दर्द के लिए किया जाता है। तो भारत सरकार ने फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता क्या है। असल में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के अंदर एक ही दवा के अंदर दो या दो से अधिक दवाओं को कंबाइन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए कि आपको बुखार की दवा देनी है। मान लीजिए किसी एक एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए आपको बुखार हुआ है और साथ ही साथ आपको सर में दर्द है, तो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, देखिए, अगर आपको अलग अलग मान लीजिए कि दवा लेनी पड़ती तो बुखार की अलग से दवा लेनी पड़ती। अगर आपको कोई भी मतलब बुखार हुआ है या सर दर्द हुआ है तो आपको अलग अलग दवाएं लेनी पड़ती। लेकिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, जो कॉमन बीमारियां रहती हैं, जैसे बुखार जब होगा तो मोस्टली लोगों को सर दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, बुखार के लिए और सर दर्द के लिए जो दवाएं होती हैं उनको एक साथ एक ही दवा में जोड़कर दे दिया जाता है। यानी आप एक कैप्सूल को खाएंगे और उसकी मदद से आपको बुखार भी आपका सही हो जाएगा और सर दर्द भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके की दवाएं, जिसमें कई दवाएं आपस में कंबाइन की जाती हैं, फिक्स डोज के साथ उनको जोड़कर एक ही दवा बना दी जाती है, उसे हम लोग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं बोलते हैं। तो यह बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। अब ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन अक्सर दी किसके लिए, मतलब बनाई किसके लिए जाती हैं, दी किसको जाती हैं, खास करके उन मरीजों को जिनको दिन भर में रेगुलर ज्यादा से ज्यादा दवाएं खानी पड़ती हैं। जैसे आप लोग डायबिटीज के बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनको दिन में कई दवाएं खानी पड़ती हैं। इसी तरीके से हार्ट पेशेंट हो गया, दिन में कई दवाएं उनको खानी पड़ती हैं। तो ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये उन मरीजों के लिए आया था जिनको रोज कई दवाएं खानी पड़ती हैं। तो ये सोचा गया कि उनको बार बार कई दवाएं ना खानी पड़े और मल्टीपल दवाओं को जोड़कर एक साथ एक गोली में ही उनका काम चल जाए, या एक से दो गोली वो खा ले, यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं बनाई जाए जिनमें मल्टीपल दवाएं जो है एक साथ जोड़ दी जाए और एक ही गोली से उनका काम चल जाए। तो अक्सर ये चीज बनाई गई थी उन्हीं लोगों के लिए, ऐसे मरीजों के लिए बनाई गई थी जिनको बहुत ज्यादा दवाओं की जरूरत होती है, दिन में कई कई दवाएं उन्हें खानी पड़ती हैं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसका जो है वो बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा, ठीक है, मिसयूज होने लगा, और साथ ही साथ ये देखा गया कि ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रही हैं। क्योंकि अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है बच्चों, कि मान लीजिए कि किसी को, मान लीजिए बुखार है लेकिन उसका सर दर्द नहीं हो रहा है, सर दर्द नहीं हो रहा है। अब उसको सर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में जो दवा आ रही है वो सर दर्द की दवा भी उसके साथ मिली हुई है। तो अब क्या है कि उसको लेनी बुखार की दवा है, लेकिन सर दर्द की दवा उसके साथ में कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको सर दर्द की दवा जबरदस्ती खानी पड़ेगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि कुछ दवाएं आती हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स मिली होती है, एंटीबायोटिक्स मिली होती है। अब आपको पता है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स को हम जबरदस्ती यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी में उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बाद में यह एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर पर काम नहीं करती है। तो अक्सर फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में कुछ ऐसी दवाएं भी आती हैं जिनमें एक दवा के साथ में एंटीबायोटिक्स भी जोड़ दी जाती है। अब क्या हुआ, उसको मान लीजिए कि किसी को बुखार है, अब बुखार की दवा प्लस एक एंटीबायोटिक्स उसके साथ जोड़ दी गई है। अब किसी को बुखार हुआ, आपने उसको बुखार की दवा देनी चाहिए थी, लेकिन आपने एफडीसी यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो एंटीबायोटिक के साथ कंबाइंड होकर आ रही है उसको दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में उसको जरूरत थी बुखार की, लेकिन आपने उसे जबरदस्ती एंटीबायोटिक्स जो उस कॉम्बिनेशन के साथ यानी उस दवा के साथ मिली हुई है उसके शरीर में पहुंच गई, और फिर धीरे धीरे ये क्या करेगी, एक वक्त आएगा कि उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस पैदा कर लेगी। और कभी उस पेशेंट को अगर जरूरी पड़ा एंटीबायोटिक्स का, इस एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ी उसके शरीर को, उसके शरीर में कोई इंफेक्शन हो गया, तो ये एंटीबायोटिक्स उसके शरीर पर काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका होगा, क्योंकि इस दवा को उसने जबरदस्ती खाया था। मतलब उसकी जरूरत नहीं, उसको बुखार की दवा की जरूरत थी, लेकिन जबरदस्ती एफडीसी के तहत यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के साथ उसको जबरदस्ती एंटीबायोटिक्स दी गई, जिसकी वजह से फाइनली उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गया। तो मतलब यह हो रहा है कि हम लोगों ने तो जो ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन बनाया था वो पेशेंट की सहूलियत के लिए बनाया था कि भैया चलो दिन में बार बार कई दवाएं ना खानी पड़े, एक दवा से ही या दो दवाओं से ही काम चल जाए, एक ही टैबलेट से काम चल जाए, दो ही टैबलेट से काम चल जाए। लेकिन बाद में जब इसको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ा, बहुत ज्यादा इसको यूज लोग करने लगे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी दिक्कतें भी पैदा हो गई। जबरदस्ती के शरीर में दवाएं जाने लगी, बहुत सारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया अब इसको बैन कर देना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि भैया अगर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बॉडी में हो जाएगा और कभी उस पेशेंट को जरूरत पड़ी या पड़ी तो फिर उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है फ्यूचर में, यानी वो एंटीबायोटिक्स उस पर काम ही नहीं करेगी। तो इस सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया था, सरकार ने जो है वो लगभग 2014 में एक समिति गठित कर दी थी। 2014 में एक समिति गठित की और कहा कि कम से कम इन जितनी भी दवाएं भारत में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में बिक रही हैं उनको थोड़ा सा देखा जाए कि किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। जो जिसकी जरूरत नहीं है, जो जबरदस्ती यूज की जा रही है, उन पर बैन कर दिया जाए। तो फिर वो जो समिति 2014 में गठित की गई थी, उसने बताया कि लगभग 963 दवाओं को तर्कहीन पाया, यानी जबरदस्ती का ये एफडीसी बनाई गई है, इसका कोई यूज नहीं हो है और जबरदस्ती ये हम लोगों के लिए समस्याएं भविष्य में उत्पन्न कर सकती है। तो इस समिति ने क्या पाया, 963 दवाओं को तर्कहीन पाया और तत्काल प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। फिर उसके बाद एफडीसी के एक समूह की भी पहचान की गई जिसका आगे अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। यानी एफडीसी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखा गया जिसको यह देखा गया कि अभी प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी आगे उस पर और स्टडी की जानी चाहिए और फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि उसे प्रतिबंध लगाना है या नहीं लगाना है। वर्ष 2018 के बाद एफडीसी पर सबसे व्यापक कार्रवाई की गई है, जब 328 एफडीसी यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था और वर्ष 2014 से अब तक कुल 499 एफडीसी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 2014 के बाद जो समिति गठित की गई थी उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन हमें देनी चाहिए, कौन सी हमें नहीं देनी चाहिए, किन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, किन पर हमें अभी और स्टडी करने की जरूरत है। और फाइनली जो है अभी तक 2000 से अभी तक 499 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। और यह जरूरी भी है, और जरूरी क्यों है मैंने आपको यह बात बता दी, क्योंकि यह जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जबरदस्ती की दवाएं खा रहे हैं। यानी जरूरत है बुखार की तो हम सरदर्द की भी खा रहे हैं, जरूरत है सरदर्द की तो हम बुखार की भी खा रहे हैं, जरूरत है कि बुखार की तो पता लगा एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो होप कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्यों दिए जाने चाहिए थे, क्यों इसकी शुरुआत की गई और फिर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का मिसयूज जब होने लगा तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यह भी बात समझ में आई। और भारत सरकार ने जो है वो ये स्टेप, जो इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का स्टेप क्यों लिया है, यह बात मुझे होप कि आप सबको समझ में आ गई होगी। दूसरी न्यूज पर चलते हैं। दूसरी न्यूज कहती है कि चंद्रमा की सतह पर मैग्मा के साक्ष्य मिले हैं। अब यह माना जाता है बच्चों, माना यह जाता है, मैंने ये शायद पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो हमारा चंद्रमा है, माना जाता है ये पृथ्वी का ही भाग था। एक जमाने में एक वक्त ऐसा था जब पृथ्वी पर माना जाता है कि पृथ्वी पर एक थिया नाम का एक ग्रह, एक मंगल के आकार का, मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह, थिया नाम का ग्रह पृथ्वी से टकराया था। और जब पृथ्वी से टकराया, उसकी बहुत जबरदस्त तरीके की से पृथ्वी से टक्कर हुई, तो ऐसी कंडीशन में पृथ्वी का एक भाग पृथ्वी से अलग हो गया और अलग होकर जो है वो मतलब जब इसकी टक्कर हुई तो बहुत ज्यादा ऊष्मा निकली, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली और उस ऊष्मा और उस ऊर्जा की वजह से पृथ्वी का एक भाग जो टूटकर अलग हुआ था वो मैग्मा में बदल गया। यानी कि जो आप लोग ज्वालामुखी के अंदर जो पिघला हुआ लावा देखते हैं, मैग्मा देखते हैं, उस रूप में बदल गया। ठीक है, तो थिया ने टक्कर मारी पृथ्वी को, पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग टूट गया, अलग हो गया और बहुत ऊष्मा होने की वजह से इस टक्कर से बहुत ज्यादा ऊष्मा निकली और उस ऊष्मा की वजह से वो
सारा टूटा हुआ भाग मैग्मा अवस्था में बदल गया और मैग्मा अवस्था में ये छोटे छोटे भाग बदलकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। कई लाख साल तक चक्कर लगाते 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 छोटे छोटे भाग आपस में जुड़ते गए। ठंडा ये मैग्मा ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया और फिर उसके बाद कई लाख करोड़ सालों में ये सारा का सारा मैग्मा कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे पृथ्वी के जो से अलग हुए थे, ये आपस में कंबाइन हो गए, आपस में जुड़ गए और चंद्रमा का निर्माण कर दिया। तो माना यह जाता है कि चंद्रमा का निर्माण ऐसे हुआ, यानी चंद्रमा का निर्माण थिया नामक ग्रह के टक्कर के साथ जो उत्पन्न जो उसके पृथ्वी का भाग था, टक्कर से जो टूटा हुआ पृथ्वी का भाग था वही मैग्मा में बदल गया और फिर वही मैग्मा पृथ्वी के चारों तरफ करोड़ों साल तक चक्कर लगाता रहे, फिर आपस में कंबाइन होकर चंद्रमा का रूप ले लिया। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण ऐसा ही हुआ। तो अब ये एक थ्योरी है, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है, मैंने क्या कहा, माना जाता है, एक थ्योरी है। अब इस थ्योरी को सपोर्ट कैसे मिलेगा? सपोर्ट इस तरह से मिलेगा कि अगर हम अध्ययन करें चंद्रमा की सतह का, चंद्रमा के धरती का, चंद्रमा के ऊपर जो पत्थर मौजूद हैं उनका अगर अध्ययन करें और हमें इस बात का पता चल जाए कि चंद्रमा वाकई में पहले पिघली अवस्था में था, पहले मैग्मा अवस्था में था, तो हमारी जो ये थ्योरी है कि भैया चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक भाग था और एक बार पिघली अवस्था में बना था, फिर उसके बाद वो ठंडा होकर चंद्रमा का रूप ले लिया, तो ये जो हमारी थ्योरी है ये प्रूफ हो जाएगी। तो हमें आज का जो चंद्रमा है उसकी सतह, उसके पत्थरों, उसकी चट्टानों का अध्ययन करना पड़ेगा और जब उसका अध्ययन करके हमें उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी और जब एनालिसिस करके हमें इस बात का पता चल जाएगा कि ये मैग्मा अवस्था में कभी था, तो हमें ये बात की प्रूफ मिल जाएगा। तो अभी भारत का जो चंद्रयान 3 भेजा गया था जो, और उस चंद्रयान 3 में जो प्रज्ञान रोवर था, ये जो रोवर था, ये प्रज्ञान रोवर इसे कहते थे ना, चंद्रयान 3 के साथ गया हुआ था, ये जो रोबोट जैसा जो रोवर गया हुआ था, इस रोवर ने अप्रॉक्सीमेटली 23 जगहों की, यानी कि ये टहला पूरे के पूरे चंद्रमा पर, यहां पर शिव शक्ति पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड किया था विक्रम लैंडर, ठीक है, यानी चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इस शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड किया था और फिर इससे वो रोवर यानी वो रोबोट निकलकर ये चारों तरफ घूमा। ये जो आप स्ट्रक्चर, ये जगह देख रहे हैं, ये रियल तस्वीर देख रहे हैं कि कहां कहां पर ये हमारा रोवर यानी कि जो प्रज्ञान रोवर है वो कहां कहां तक इसने विचरण किया, यानी कहां कहां ये टहला, ठीक है। तो ये जितना एरिया इसने टहला प्रज्ञान रोवर ने, इस वक्त प्रज्ञान रोवर यहां है, विक्रम लैंडर यहां है, तो एग्जैक्टली जितना एरिया इसने कवर किया, जितना एरिया इसने टहला, इसमें लगभग 23 जगहों पर इसने इसके अंदर विशेष उपकरण लगा हुआ था और उस उपकरण का नाम है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो उसके पास अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो उस चंद्रयान 3 के रोवर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, एक उपकरण लगा हुआ था जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसने जो है टहल कर, जो एरिया मैंने आपको दिखाया, इसने टहल कर उन सारे एरिया में लगभग 23 जगहों पर अपने इस उपकरण की मदद से वहां के पत्थर की, वहां के चट्टानों की एनालिसिस की और जब उसने एनालिसिस की तो इस बात के सबूत ढूंढे कि वाकई में चंद्रमा एक वक्त पर, वहां के पत्थरों के एनालिसिस करने के बाद पता चला कि वाकई में ये जो चंद्रमा था, चंद्रमा की जो सतह है, चंद्रमा के जो पत्थर है, वाकई में एक जमाने में पिघली अवस्था में थे, यानी मैग्मा अवस्था में थे। तो अब ये मैग्मा अवस्था को इसने क्योंकि अपनी एनालिसिस से प्रूफ कर दिया है, तो अब एक बहुत बड़ा सबूत हमें मिल चुका है कि वाकई में जो हमारी एक थ्योरी है कि कभी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का ही एक भाग है, यानी पृथ्वी पर किसी ग्रह थिया के टक्कर होने के बाद बना है, उस थ्योरी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, बहुत बड़ा प्रमाण मिला है कि जो हमारी थ्योरी है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का ही भाग है, वो काफी कुछ सही है, क्योंकि वाकई में चंद्रमा की जो सतह है, चंद्रमा के जो पत्थर वहां पे मौजूद है, वो मैग्मा अवस्था में कभी थे। तो इस चीज का सबूत ढूंढा है हमारे प्रज्ञान रोवर ने, ठीक है। तो प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज की गई जो इस दावे की ओर अधिक पुष्टि करते हैं कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा का निर्माण प्रक्रिया के समय इसकी सतह मैग्मा से निर्मित थी, ठीक है, मैग्मा से निर्मित थी। इसने 23 मेजरमेंट किए किसकी मदद से? जो उसमें उपकरण लगा हुआ था, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था। तो होप कि बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली ये जो खोज की गई है इसका क्या, ये क्यों की गई और मैग्मा अगर वहां पर था तो इससे किस बात का प्रूफ मिला, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट
जो न्यूज है वो है मानव रूपी व्योम मित्र के कपाल, यानी कि कपाल के डिजाइन को दिया गया अंतिम रूप। हुआ ये कि आपने सुना होगा कि सुना क्या होगा, हमने इसको पहले भी डिस्कस भी किया है कि भारत जो है वो गगनयान मिशन भेज रहा है। ये तो आपने सुना ही है, पता ही है, आपको बताया भी गया है। तो भारत जो है वो गगनयान मिशन भेज रहा है जिसमें ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, ठीक है, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को माना जा रहा है कि ये जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न भूकक्षा में पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। तो भारत यानी इसरो जो है वो अपने गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने जा रहा है। पहली बार ऐसा काम करेगा, तो इस मिशन को गगनयान मिशन कहा गया है, ये बात आपको पता है। इस गगनयान मिशन में जो 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे उनके साथ माना जा रहा है एक रोबोट भी जाएगा, ठीक है, एक मानव रूपी रोबोट जाएगा, एक ह्यूमनाइड रोबोट जाएगा जिसका नाम होगा व्योम मित्रा। क्या नाम होगा? व्योम मित्रा, ठीक है, क्या नाम होगा बच्चों? व्योम मित्रा नाम होगा। अब ये जो व्योम मित्रा रोबोट होगा वो एक तरीके का फीमेल रोबोट होगा, इस तरीके का रोबोट होगा। ये आप जो देख रहे हैं ये व्योम मित्रा का डिजाइन है, ये व्योम मित्रा है जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, 3 गगन यात्रियों के साथ में ये व्योम मित्रा जाएगा जब हम लोग गगनयान मिशन भेजेंगे, ठीक है। अब ये बात ये सोची गई कि ये जाएगा क्यों, सवाल ये उठता है कि ये व्योम मित्रा जाएगा क्यों। व्योम मित्रा इसलिए जाएगा क्योंकि वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को असिस्ट कर सके। वो काम जो अंतरिक्ष यात्री नहीं कर सकते, या वो काम जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्री के पास मतलब बहुत सारे काम, 6 से 7 दिन का ये मिशन होगा। अब इस 6 से 7 दिन के मिशन में बहुत सारे ऐसे काम रहेंगे जो कि अंतरिक्ष यात्री जो है ना भी करें, अगर एक रोबोट भेज दिया तो रोबोट भी कर सकता है। तो ऐसी क्योंकि वहां पर टाइम कम होगा, काम ज्यादा होगा, तो 3 अंतरिक्ष यात्री अपने काम करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, वहां पर एनालिसिस करते रहेंगे, और ये व्योम मित्रा जो होगा वो उनको असिस्ट करेगा, उनकी मदद करेगा, वो काम करेगा जो जो उनके मतलब जो अंतरिक्ष यात्री नहीं करना चाहेंगे और रोबोट कर सकता है, वो काम करेगा। कुल मिलाकर क्या है, ये व्योम मित्रा जो है अंतरिक्ष यात्रियों को असिस्ट करने के लिए साथ में जाएगा, ठीक है, ये किया गया। अब ये जो व्योम मित्रा भेजा जाएगा, अब व्योम मित्रा को बनाना है। अब बनाना है तो वहां पर जब अंतरिक्ष में जाएगा ये व्योम मित्रा, तो इसका डिजाइन इस तरीके से बनाना है कि वहां के प्रेशर को, वहां के एटमॉस्फेयर को, ठीक है, वहां पर जो भी चैलेंजेस हैं माइक्रो ग्रेविटी के, ठीक है, जीरो ग्रेविटी के जो चैलेंजेस हैं उनको ये झेल पाए। तो इसलिए इसके जो स्कल है, यानी इसका जो ये चेहरा है, यानी इसका जो स्कल है, हर तरीके के प्रेशर को, हर तरीके के एटमॉस्फेयर को झेल सके, तो इसके लिए स्पेशल डिजाइन इसको किया जा रहा है। और ये फाइनल डिजाइन हमारा बन चुका है, और फाइनली जो है व्योम मित्रा का जो स्कल है वो पूरी तरह से डिजाइन हो चुका है, और यही न्यूज जो है इस हफ्ते चर्चा में रही। तो वही बात है, मानव रूपी व्योम मित्रा के कपाल स्कल को डिजाइन को दिया गया अंतिम रूप, तो इसे डिजाइन किया गया है। अच्छा, एक और बात अभी बताता हूं, और मजेदार बात बताता हूं, पहले इसे समझ लीजिए। तो मानव रूपी कपाल को इसरो की, अच्छा, किसने इसे डिजाइन किया, इस स्कल को, यानी हर तरीके की कंडीशन को ये रोबोट सह सके, तो उसके लिए स्पेशल इसकी स्कल को डिजाइन किया गया, इसके खोपड़ी को डिजाइन किया गया है। तो इसको किसने डिजाइन किया है? इसरो की तिरुवनंतपुरम इकाई में डिजाइन किया गया है, ठीक है। और यह दबाव और कंपन को सहन करने के लिए उच्च शक्ति वाले एल्युमिनियम मिश्र धातु से तैयार किया गया है। यानी इसका जो सर है, यानी इसका जो कपाल है, वो विशेष रूप से एल्युमिनियम मिश्र धातु से तैयार किया गया है। इसमें 3D प्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया गया है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, मटेरियल को हम डाल देते हैं और कंप्यूटर से कमांड देते हैं। तो जैसे एल्युमिनियम या उसका जो मिश्र धातु है वो एक मशीन के अंदर डाल दी जाती है, और मशीन के अंदर डाल दी जाती है, और उसे कंप्यूटर से कमांड, जैसे आप अपने घर में प्रिंटर को कमांड देते हो, कंप्यूटर पे आप कुछ लिखते हो और फिर उसके बाद कमांड दे देते हो प्रिंटर को, तो प्रिंटर क्या करता है, वही चीजें छापकर एक पन्ने में निकाल देता है। उसी तरीके से एक मशीन होती है, एक मशीन होती है जिसे हम लोग 3D प्रिंटर कहते हैं। इसके अंदर वो मटेरियल डाल दिए जाते हैं जिनसे आपको किसी भी चीज को बनाना होता है। मान लीजिए एल्युमिनियम या मिश्र धातु को इसके अंदर डाल दिया गया, और इसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। पहले डिजाइन बनाया गया होगा, इसके सर का डिजाइन बनाया गया होगा, कपाल का डिजाइन बनाया गया होगा, और फिर इस कमांड को इस 3D प्रिंटर को दे दिया गया होगा। ये 3D प्रिंटर होगा। अब ये 3D प्रिंटर को जो कमांड मिलेगा, वैसे वैसे वही एल्युमिनियम मटेरियल उसी 3D आकार में, 3D आकार
प्रकार में वो केमिकल यहां से निकलता, मतलब वो एल्युमिनियम और उसका जो अलाव मिश्र धातु है वो उसी रूप में, जिस रूप में यहां पर बना है, यानी जो डिजाइन हमने बनाया है उसी रूप में ये बनता जाएगा, बनता जाएगा, ऐसे उसके अंदर से मटेरियल निकलता जाएगा, एल्युमिनियम और उसकी मिश्र धातु निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, और फाइनली जो है उसके सर का आकार ले लेगी। ठीक है, आकार ले लेगी। तो इसे बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग क्या होता है? जैसा कमांड आप देंगे, जैसा डिजाइन बनाएंगे, जैसा कमांड देंगे, वही वो 3D प्रिंटर उसके अंदर वो मटेरियल डाल दिया जाता है, जिस मटेरियल से हमें चीज को बनाना होता है वो मटेरियल वैसे वैसे 3D रूप में ऐसे ऐसे निकलता जाता है, ऐसे ऐसे निकलता जाता है, ऐसे ऐसे निकलता जाता है, और उसका पूरा का पूरा रूप ले लेता है। तो इसे बोलते हैं बच्चों 3D प्रिंटर, और उसे कमांड दिया जाता है कंप्यूटर के जरिए। तो ये जो इसका स्कल बनाया गया है, यानी इसकी खोपड़ी बनाई गई है, वो 3D प्रिंटर की मदद से बनाई गई है। यानी कंप्यूटर से डिजाइन बनाकर कमांड दे दिया गया और फिर उसके अंदर एल्युमिनियम मिश्र धातु डाल दी गई, और वो उसी तरीके से 3D लेआउट उसका बनता गया, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, और वो डिजाइन यानी उसकी खोपड़ी बनकर तैयार हो गई। तो इसमें 3D प्रिंटिंग पद्धति से कपाल के वजन में 20% तक की कमी आ सकी है। मतलब 3D प्रिंटर का यूज करने से इसका वजन है वो लगभग 20% तक कम हो गया, और साथ ही साथ इसको स्पेशल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया। इसके डिजाइन को जो बनाया गया, इसका डिजाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ब्लेंडर, ठीक है, कपाल को ब्लेंडर नामक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया है, और साथ ही साथ इसमें जो मानव कपाल के आकार और आकृति की नकल करता है, और कपाल को सटीक रूप से डिजाइन करने के लिए अल्टेयर, इंस्पायर और इबैकस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। मतलब कुल मिलाकर यह है कि ये डिजाइन बनाई गई थी वो ब्लेंडर, अल्टेयर, इंस्पायर और इबैकस नाम के सॉफ्टवेयर की मदद से ये मानव कपाल का डिजाइन बनाया गया था। बाकी 3D प्रिंटर से इसको क्रिएट किया गया। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, गगनयान मिशन से पहले हम लोग मानव रहित, ठीक है, मानव रहित जो है वो गगनयान मिशन करने जा रहे हैं। मानव रहित गगनयान मिशन हम लोग 2025 में करने जा रहे हैं। मतलब कि ये जो गगनयान मिशन होगा, जो मेन गगनयान मिशन होगा, उसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, एक रोबोट व्योममित्रा जाएगा। ये बात तो आपको मैंने बता दी है, 2026-27 तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम मानव रहित गगनयान मिशन भेजने जा रहे हैं, जिसमें हम गगनयान मिशन भेजेंगे बिल्कुल उसी तरीके से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा, वापस आएगा, लेकिन उसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को यानी मनुष्य को नहीं भेजेंगे, बल्कि आपको पता है 2025 में ये जो गगनयान का मानव रहित गगनयान मिशन भेजेंगे, इसमें हम इसी व्योममित्रा को भेज देंगे। ठीक है, अब क्योंकि व्योममित्रा काफी कुछ इंसानों से मिलता है, इसके शरीर को, इसकी बॉडी को, इसके हेड को सब तरीके से इंसानों के जैसा ही बनाया जा रहा है। हर तरीके के प्रेशर को, हर तरीके के टेम्परेचर को, हर तरीके के एटमॉस्फेयर को ये झेल सके, इस तरह से बनाया गया है। तो जब हम 2025 में ये मानव रहित गगनयान मिशन भेजेंगे, जिसमें हम सिर्फ व्योममित्रा को भेजेंगे, तो ये वहां पर जाएगा, वहां से वापस इसको लौट कर आएगा। तो हम इससे एक अनुभव हासिल कर लेंगे कि अगर मनुष्य जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को हम भेजेंगे, तो किस किस तरीके की समस्याएं, किस किस तरीके की परेशानियां किसी अंतरिक्ष यात्री को अपने शरीर पर झेलनी पड़ सकती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसकी एनालिसिस हम लोग इस रोबोट के जरिए कर लेंगे। तो पहले 2025 में हम मानव रहित गगनयान मिशन में भेजेंगे, जिसमें हम व्योममित्रा इसी रोबोट को भेजेंगे, जिससे कि हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी कि एक इंसानी शरीर को किस किस तरीके की समस्याएं वहां झेलनी पड़ सकती हैं, और क्या क्या जो है वो हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो इसके एक्सपीरियंस लेकर, इसके अनुभव को प्राप्त करके फिर हम लोग उसमें सुधार करेंगे, जो हमें सुधार करने की जरूरत होगी, और फिर हम गगनयान मिशन की मदद से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को और प्लस व्योममित्रा को उसके मदद करने के लिए आगे 2026-27 तक भेजने का प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो व्योममित्रा का ये जो हेड डिजाइन किया गया है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो इंसानों की हेड की तरह से रहे और हर तरीके के प्रेशर को वो वहां पर झेल पाए। तो इसका फाइनल डिजाइन तैयार हो गया है, 2025 में, जो हम लोग गगनयान मिशन मानव रहित भेज रहे हैं उसके लिए और आगे के लिए। तो होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो न्यूज इस वक्त हफ्ते में बहुत चर्चा में है, इनफैक्ट ये अगले हफ्ते भी यानी आने वाले समय में भी बहुत चर्चा में रहने वाली है, और वो न्यूज है स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी का पोलरिस डॉन मिशन। अब स्पेस एक्स कंपनी आपको पता है इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, आपने सुना होगा। तो इलॉन मस्क जो
बहुत बड़े कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, तो उनकी कंपनी है स्पेस एक्स। ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है, जिसे स्पेस एक्स के नाम से जाना जा रहा है। तो ये स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन अभी तक का मतलब ये माना जाए तो मानवता का सबसे रिस्की मिशनों में से एक माना जा रहा है। मानवता के लिए सबसे रिस्की अंतरिक्ष मिशनों में से एक माना जा रहा है। कौन सा मिशन? स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैसे सर ये रिस्की है और इसमें हो क्या रहा है? असल में पहली तो चीज ये है कि इस मिशन को में हम लोग एक स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, जिसे हम क्रू ड्रैगन बोल रहे हैं, ठीक है, ये स्पेस एक्स कंपनी का स्पेस क्राफ्ट है, यानी अंतरिक्ष यान है, जिसे हम लोग क्रू ड्रैगन के नाम से जानते हैं। इस क्रू ड्रैगन को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने जा रहे हैं। ठीक है, 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग इसको भेजने जा रहे हैं। मतलब ये पृथ्वी के ऐसे ऐसे ये चक्कर लगाएगा, ये इस तरीके से ऐसे चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के जब सबसे करीब रहेगा तो लगभग इसकी दूरी पृथ्वी की सतह से 190 किलोमीटर रहेगी, और जब सबसे दूर रहेगा तो लगभग 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह जाएगा। ठीक है, तो यह मिशन कितने किलोमीटर पर? 190 से लेकर 1400 किलोमीटर की दूरी से इसको गुजारा जाएगा। कितने दिन का मिशन होगा? यह 5 दिन का मिशन होगा। ठीक है, जब तीसरा दिन शुरू होगा तो सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मिशन की है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस मिशन में ये जो 4 लोग जा रहे हैं, इनमें से 2 लोग जो हैं वो स्पेस वॉक करेंगे। ठीक है, स्पेस वॉक करेंगे। अब आप कहेंगे, जो लोग जानकार लोग होंगे वो कहेंगे सर स्पेस वॉक यानी कि इस स्पेस वॉक तो सभी करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक करेंगे, तो इसमें नया क्या है? नया ये इसलिए है कि पहली चीज नई ये है कि इसमें जितने 4 लोग गए हैं, इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको अंतरिक्ष यात्रा का कोई अनुभव पहले नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ ये अंतरिक्ष यात्री है ही नहीं, मतलब कि साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक रूप के अंतरिक्ष यात्री नहीं है, बल्कि ये एक तरीके के टूरिस्ट हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये पहली बार कोई प्राइवेट मिशन भेजा जा रहा है जो स्पेस वॉक करेगा। पहली बात, ठीक है, कोई प्राइवेट मिशन भेजा जा रहा है जो कि स्पेस वॉक करेगा, ये पहली बात है इसकी। दूसरी, इसमें अनुभवहीन यानी कि ऐसे अंतरिक्ष यात्री भेजे जा रहे हैं जो कि असल में प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्री नहीं है, बल्कि एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अंतरिक्ष वो हैं, आप कह सकते हैं कि एक स्पेस टूरिस्ट हैं। ठीक है, स्पेस टूरिस्ट हैं, और वो स्पेस टूरिस्ट जा रहे हैं यानी कि वो आम इंसान है। ठीक है, आम इंसान है, उनको भेजा जा रहा है और वो स्पेस वॉक करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई भैया, अगर एक अनुभव वाला जो अंतरिक्ष यात्री अगर स्पेस वॉक करेगा तब तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर उसी जगह पर अगर आप जो आम इंसान है, हमको भेज दीजिए आप स्पेस के अंदर, और वो वहां पर स्पेस वॉक करेगा, तो अपने आप में रिस्क बढ़ जाता है। तो एक ये समस्या है, मतलब एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी बात जो है, ठीक है, इसमें 2 लोग, तीसरी बात ये है कि ये जो स्पेस वॉक होगी वो लगभग 700 से लेकर 1400 किलोमीटर यानी पृथ्वी की सतह से 700 से लेकर 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। और हमारा जो स्पेस वॉक नॉर्मल होता है वो होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ध्यान से समझिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की सतह से यानी हमारी पृथ्वी से ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो सिर्फ 450 किलोमीटर लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक होती है यानी उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर अंतरिक्ष यात्री जो है वो स्पेस वॉक करते हैं, वहां की चीजों को अंतरिक्ष में जो है वो टहलते हैं, वहां पर आसपास मूव करते हैं। तो ये जो स्पेस वॉक होती है वो पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। लेकिन ये जो स्पेस पोलरिस डॉन स्पेस वॉक होगी ये अप्रोक्सीमेटली 700 से लेकर 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। तो पहली बात तो हमारी पृथ्वी की सतह से दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे पहले इतनी इस जगह पर स्पेस वॉक नहीं हुई थी। आज से 40-50 साल पहले जब चंद्रमा पर मिशन भेजा था अमेरिका ने, तो मानो जो है वो 40 से 50 साल पहले
40 से 50 साल पहले वो चंद्रमा की तरफ जब गया था तो इतनी दूरी पर गया था, वरना हमारे जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन एस्ट्रोनॉट है, वो अप्रॉक्सीमेटली बस यही 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं। तो आज 40 से 50 साल बाद आप कहां भेज रहे हैं? लगभग लगभग पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर से 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेज रहे हैं, और वहां वो स्पेस वॉक करेंगे। तो खास बात यह भी हो गई। तो पहली बात प्राइवेट मिशन है, दूसरी बात प्राइवेट लोग जिनको अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव नहीं है वो कर रहे हैं, तीसरे स्पेस वॉक करेंगे। और तीसरी बात यह है कि ये स्पेस वॉक नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, स्पेस वॉक करते हैं 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर करते हैं, ये 700 से लेकर 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद क्या चैलेंज है? ये एक ऐसी बेल्ट से गुजरेंगे, यानी कि जब यहां पर स्पेस वॉक करेंगे, मान लीजिए, तो इस स्पेस यहां पर जब इनका यान पहुंचेगा और वहां पर ये स्पेस वॉक करेंगे तो ये सीधे एक्सपोज हो जाएंगे रेडिएशन से। ये एक ऐसी जगह होगी जहां पर ब्रह्मांड के स्पेस में सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है, यानी पृथ्वी से ये इतनी दूरी है कि जहां पर जो है वो सन का रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन, यानी ब्रह्मांड से आने वाली बहुत ही खतरनाक किरणें, बहुत सारा रेडिएशन, बहुत सारा विकिरण जो है वहां पर मौजूद होता है। ठीक है, मौजूद होता है। तो ये जैसे अंतरिक्ष यात्री अपने इस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलेंगे, वो सीधे एक्सपोज हो जाएंगे उन विकिरण के सामने, उन रेडिएशन के सामने, जिससे कि इनको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो। तैयारी बहुत अच्छी की गई है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा रेडिएशन मानव अक्सर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो एक तो ये बड़ी बात है कि यहां पर रेडिएशन झेलेंगे ये, ठीक है, झेलेंगे। एक और जो इसकी सबसे खतरनाक बात है, वो खतरनाक बात यह है कि जब इससे निकले, इसके अंदर जो है वो डोर लॉक सिस्टम नहीं है। डोर लॉक सिस्टम नहीं है तो क्या मतलब, क्या हुआ सर, कि जब इसका दरवाजा खुलेगा तो दो अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलकर 20 से 25 मिनट स्पेस वॉक करेंगे, लेकिन जो अंदर मौजूद है अंतरिक्ष यात्री, उनके ये बाहर, ये सीधे यहां पर जो ये जो आपका ये, क्योंकि जब ये दरवाजा खुलेगा तो जैसे हम लोगों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्या मामला चलता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक करने बाहर निकले हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और ये दरवाजा लॉक हो जाता है, जिससे कि बाहर तो स्पेस खाली जगह है और अंदर ऑक्सीजन वगैरह भरी हुई है, तो अंदर ऑक्सीजन पूरी रहती है और बाहर जो है स्पेस खाली जगह है। तो जो अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलते हैं सिर्फ वही इसको झेल पाते हैं, यानी कि बाहर का जो स्पेस का एटमॉस्फेयर होता है वही झेल पाते हैं, और वो अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलते हैं, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, वो अपना स्पेस वॉक करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। अंदर कोई अंतरिक्ष यात्री है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आराम से टहल रहा है, घूम रहा है। लेकिन इसमें क्या है, डोर लॉक सिस्टम नहीं है। डोर लॉक सिस्टम नहीं है तो मतलब जब ये दरवाजा खुलेगा, दो अंतरिक्ष यात्री बाहर आएंगे तो अंदर जो है वो स्पेस खाली जगह है। अब स्पेस खाली, अंदर भरी हुई है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस भरी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह की गई है। तो जैसे ये खुलेगा, ये जो स्पेस होगा, यानी ये जो अंतरिक्ष होगा, अंदर की जितनी ऑक्सीजन, आप चीजें अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है ना, तो यहां पर लो कंसंट्रेशन, यहां पर हाई कंसंट्रेशन, अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, यहां पर कुछ नहीं है। तो सारी की सारी चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी अंदर से जितनी ऑक्सीजन, गैस वगैरह जो वहां के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो सब निकलकर बाहर आ जाएगी। ठीक है, बाहर है। और ये पूरा का पूरा अंदर का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, अंदर का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से बिल्कुल निर्वात जैसा हो जाएगा, वैक्यूम जैसा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने भी जो 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, इसमें से जो 2 अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक करेंगे और 2 अंतरिक्ष यात्री जो अंदर रहेंगे, उनको भी स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। क्यों? और उनको ऑक्सीजन की सप्लाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक इसकी, तो एक दिन पहले से ही यह माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा। एक दिन पहले से ही सब स्पेस वॉक, जो लोग स्पेस वॉक करेंगे, जो लोग स्पेस वॉक नहीं करेंगे, सब वो स्पेस सूट पहनकर ही बैठेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें खास बात यह होगी कि इसमें जो स्पेस वॉक 2 लोग करेंगे वो भी स्पेस सूट पहनेंगे, और अंदर जो लोग बैठेंगे वो भी स्पेस सूट पहनकर बैठे रहेंगे, क्योंकि दूर जब दरवाजा खुलेगा तो सारी की सारी ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन और जो भी हमारे जिंदा रहने के लिए गैसेस होती हैं, वो सक हो जाएंगी, खिंच जाएंगी। तो इसलिए अगर वो उन्होंने स्पेस सूट नहीं पहना, जो लोग अंदर हैं, तो वो लोग मारे जा सकते हैं। तो इसलिए उन सबको स्पेस सूट पहनकर रखना होगा जब तक कि ये लोग
लोग स्पेस वॉक करके वापस अंदर ना चले आए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर जब अंदर जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी? नहीं, फिर ऑक्सीजन को फिलिंग करने के लिए फिर दूसरा प्रोसेस उनके पास मौजूद है। तो एक बार ये स्पेस वॉक करके अंदर चले जाएंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, लॉक कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये वहां पर ऑक्सीजन और जो भी जरूरी गैसेस होंगी वो फिर से फिल कर दी जाएंगी कंपार्टमेंट के अंदर, तब वो अपना स्पेस सूट उतार सकते हैं। लेकिन जब तक ये स्पेस वॉक करेंगे तब तक जो है वो अंदर का सिचुएशन जो होगी वो बिल्कुल आपके स्पेस जैसी रहेगी। तो इसलिए सबको, यानी चार के चारों अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सूट पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें डोर लॉक सिस्टम नहीं है। अब एक और समस्या है, बहुत सारी समस्या है, इसीलिए अभी तक का सबसे रिस्किएस्ट मिशन माना जा रहा है, बहुत रिस्क है। एक और समस्या है, ये जो स्पेस सूट बनाया गया है जिसकी मदद से ये स्पेस वॉक करेंगे, ये पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। वजह से पृथ्वी पर इसका बहुत टेस्ट किया जा चुका है, कई बार टेस्ट किया जा चुका है, इंटेंस टेस्ट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भैया, एक तो होता है कि लैब में टेस्ट करना और एक होता है रियल में टेस्ट करना, आ रही बात समझ? तो अब में दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो कई बार हमने इस स्पेस सूट को जो इन्होंने जो ये पहनेंगे, ये स्पेस सूट पृथ्वी पर बहुत बार टेस्ट हो चुका, लेकिन रियल कंडीशन में वहीं ये यूज करेंगे, पहली बार ये यूज करेंगे, और इसे स्पेस एक्स कंपनी ने खुद बनाया है, तो एग्जैक्टली वही इसके रिस्क को जानती है कि क्या है क्या नहीं है। तो पहली बार नया स्पेस सूट पहना जाएगा, पहली बार स्पेस सूट पहना जाएगा, और वो पहली बार नया स्पेस सूट पहनकर क्या करने जाएंगे? स्पेस वॉक करने जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस स्पेस सूट में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो ये समझ लीजिए कि इनको बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो पहली बार ये स्पेस सूट यूज किया जाएगा जिसकी मदद से ये स्पेस वॉक करेंगे, या अंदर जो दो लोग बैठे रहेंगे जो स्पेस सूट पहनेंगे। तो इसका भी एक प्रकार का टेस्ट है। तो कुल मिलाकर ये बहुत रिस्की मिशन है, लेकिन इससे बहुत कुछ हमें सीख। अब सवाल ये हो जाता है, सर इतनी रिस्क है तो आखिर ये जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? तो सवाल ये है कि बहुत बिना रिस्क के कोई भी चीज, जब तक कुछ खोओगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। यानी जब तक रिस्क नहीं लिया जाता जिंदगी में तब तक ना कुछ सीखने को मिलता है, ना कोई जानकारी मिलती है। फिर तो घर में पड़े रहो, कोई रिस्क ही ना लो भाई। रिस्क तो तुम्हें सड़क पर जाने पर भी है, सड़क पर कोई गया, पता लगा किसी ने टक्कर मार दी तो क्या होगा? तो रिस्क तो तुम सड़क पर जाने के लिए भी लेते हो ना, ठीक है, बाहर जो है वो स्कूल जाने के लिए भी लेते हो ना, कॉलेज जाने के लिए भी लेते हो ना, ठीक है। तो रिस्क तो जिंदगी में हम हमेशा है, लेकिन ये रिस्क बड़ा रिस्क है तो बड़ी चीजें गेन भी होंगी। जो अनुभव वहां पर होंगे, जो रिसर्च किए जाएंगे, जो मशीनें भेजी जा रही हैं, अगर उनका हमें जो है वो उनके जो डेटा मिलेंगे, जो आंकड़े मिलेंगे, अगर ये पूरी तरीके से मिशन सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया और इससे जो जानकारियां हमें मिलेंगी, जो डेटा हमें मिलेंगे, इसी के आधार पर फिर हम चंद्रमा की भी यात्रा करेंगे, आगे मंगल की भी यात्रा करेंगे। असल में जो हमारे इलॉन मस्क भैया है ना, उनका यही मिशन ही है कि भैया हम आगे की जो यात्रा हम मंगल भेजना चाहते हैं, उसका कहना है, इलॉन मस्क भैया का कहना है कि हम 2030 से 35 के बीच में मनुष्यों को मंगल पर भेजेंगे। अब मनुष्यों को मंगल पर अगर भेजना है तो डेफिनेटली आपको पहले 700-1400 किलोमीटर पर भेजकर देखना होगा कि कितना रिस्क है, फिर उसके आगे भेजेंगे, फिर और रिस्क देखेंगे, और ऐसे ऐसे करते हुए हम मंगल तक की यात्रा पूरी करेंगे। एक दिन में तो नहीं होगी। तो हमारा मिशन यह है कि हम चंद्रमा पर घर बसाएं, चंद्रमा पर पहुंचे, मंगल पर पहुंचे, वहां घर बसाएं। तो उसके लिए ये छोटे मोटे रिस्क तो आपको झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए भविष्य बहुत बेहतर हो सके, इसलिए ये रिस्क जरूरी है, इसलिए ये रिस्क लिया जा रहा है। तो होप बच्चों पूरी की पूरी बातें मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी। होप कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों कि इस हफ्ते की इस टॉप न्यूज़ के साथ यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीक में कुछ टॉप न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।